हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। और आज मैं आपके साथ वाइट ओमेगा फॉक्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। अगर प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को बहुत जल्दी बना सकूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि आज का पार्ट मैं शुरू करूं, मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं बनाती हूँ। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया कि आप लोग क्या बोलना चाहते हैं। क्या मैं स्टोरी के अकॉर्डिंग पिक्चर्स को यूज़ नहीं करती हूँ, ये बोलना चाहते हैं, या फिर कुछ स्टोरी में प्रॉब्लम है? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम है, तभी मुझे समझ आएगा। क्योंकि वीडियो के अकॉर्डिंग स्टोरी नहीं है या फिर स्टोरी के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं है। अगर देखिए स्टोरी के अकॉर्डिंग आप वीडियो की बात करोगे तो फिर ये बहुत मुश्किल होता है कि ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है जो मैंने लिखी है। इसके अकॉर्डिंग मैं पिक्चर्स को कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे ये समझ नहीं आता। तो आई एम रियली सॉरी, इसके अकॉर्डिंग मैं पिक्चर्स तो नहीं लगा सकती। पर हाँ, मैं कोशिश करूँगी आगे से कि मैं जितना हो सके पिक्चर्स को एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। जैसे स्टोरी है वैसे ही मैं पिक्चर्स को लगा सकूँ। तो थैंक यू सो मच। और किसी ने कहा कि वीइंग फॉक्स है तो वो इतना सब चीज़ें क्यों सह रहा है। देखिए, वीइंग और जियांग चैंग भले ही दोनों की मॉम अलग है, उनकी परवरिश भी एक जैसी ही मैडम यू ने की है। जब जियांग चैंग वीइंग के लिए स्टैंड ले सकता है तो वीइंग खुद के लिए क्यों नहीं ले सकता। भले ही दोनों की परवरिश मैडम यू ने की है, दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है, लेकिन दो पर्सन एक जैसे कभी नहीं हो सकते। जियांग चैंग जहाँ गुस्सैल है वो अपनी हर बात को बोल सकता है, वहीं इस स्टोरी के अंदर वीइंग कमज़ोर तो वीइंग बिल्कुल भी नहीं है। बस वो थोड़ा-सा अपने रिश्ते को लेकर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। वीइंग खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जब हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। वो खुद भले ही कितना ही ज़्यादा क्यों ना खुद को हर्ट कर ले, लेकिन वो कभी किसी से शिकायत नहीं करता। वो जहाँ तक हो सके अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहता है और वो वांग जी को बदलना चाहता है। जो वांग जी की एक अंदर गलतफ़हमी है वो उसे दूर करना चाहता है, इसलिए वो ये सब करता है। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करती हूँ। बहुत बातें होगी, आई एम रियली सॉरी एवरीवन। तो चलिए, इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वी जिंग है उसे सब पता चल गया था कि किस वजह से वांग जी विंग से इतनी नफरत करता है। वांग जी को लगता है कि वी जिंग मदर और फादर ने ही वांग जी के मदर और फादर को मारा है। वी यिंग को मैडम यू यहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन वी यिंग ने मना कर दिया कि वो नहीं जाएगा। जब वी यिंग ने वांग जी की ओर देखा तो वो समझ गया था कि वांग जी इस वक्त बहुत गुस्से में है। विंग ने वांग जी की ओर देखा और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग का फेस पकड़ा और वो उसके फेस को बहुत ही टाइटली होल्ड करता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इन सबको यहाँ बुलाने की? तुम्हें इसकी सज़ा तो बहुत बुरी मिलेगी। तुमने आज मेरे रूल्स को तोड़ा है, जिस वजह से तुम्हें इसका पे तो करना पड़ेगा ना वीइंग। तुमने ऐसा किया भी कैसे, ऐसे सोचना भी कैसे तुमने कि तुम यहाँ से जा सकते हो? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि वी चांग से और कैंग से सेरन कहाँ है, तब तक तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। तुम्हें पूरी ज़िंदगी भर के लिए यहीं रहना होगा और मुझे सर्व करना होगा। मैं भी देखता हूँ वीइंग, आखिरकार तुम कब तक ये सब सहते हो। ये बोलकर वांग जी वीइंग की रोब्स को उतारने लगता है। वीइंग वांग जी की ओर ही देख रहा था, बस वो कुछ नहीं कर रहा था और जो वांग जी कर रहा था उसे करने दे रहा था। वांग जी ने कुछ ही देर के अंदर वीइंग के सारे रोब्स को उतार दिया था और वो उसे फिर अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीइंग चुपचाप बस वांग जी की गोद में था। उसने अपने दोनों हाथों को वांग जी के नेक में डाला और वो बस उसे ही देखने लगता है। वांग जी वीइंग को लेकर सीधा बेड पर आता है और उसे वहां फेंक देता है, जिससे वीइंग के बैक में थोड़ी सी चोट लग जाती है, जिससे उसे दर्द होता है। इसके बाद वांग जी वीइंग के ऊपर आ जाता है और वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है, आज तुम्हें मैं बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देने वाला हूँ, क्योंकि तुमने आज मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। ये बोलकर वांग जी ने वीइंग का फेस पकड़ा और उसके माउथ के अंदर एक सेकंड भी नहीं लगाता और अपने टंग को इंसर्ट कर देता है और वो उसके माउथ को अच्छे से एक्सप्लोर करने लगता है। वीइंग बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और वो वांग जी के बिल्कुल भी उसके इसका रिस्पॉन्स नहीं करता। जब वांग जी ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। न जाने क्यों वांग जी को वीइंग का उसे रिस्पॉन्स न करना इतना बुरा लगता है। उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी चीज़ फील होती है कि जब वो वीइंग के साथ ये सब कर रहा है तब उसे वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा। वीइंग बस एक बेजान लाश की तरह सब चीज़ें सह रहा है। एक बार भी ना ही तो उसने वांग जी को रोकने की कोशिश की और न ही
वो वांग जी के साथ दे रहा है। वांग जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वी यिंग को अपने आप से दूर कर देता है। उसका न जाने क्यों आज मन नहीं कर रहा था। अचानक से न जाने वांग जी को क्या हो गया, वो बेड से उठता है, अपनी तलवार को लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वी यिंग भी ये देखकर हैरान था कि आज वांग जी को क्या हुआ, वो ऐसे क्यों चला गया। इसके बाद वी यिंग वहाँ से खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है और बाथटब में जाकर बैठ जाता है। पानी बहुत ही ठंडा था, लेकिन इससे वी यिंग की बॉडी शांत हो रही थी। उसे ये ठंडा पानी भी बहुत अच्छा लग रहा था और वो इसी तरह से बाथटब के अंदर बैठा रहता है। और वहाँ दूसरी तरफ शू यांग को बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी कि क्या हो रहा है। उसे ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज वो इतनी सारी चीज़ें जाकर अपने महाराज को बताने वाला है। उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो जल्दी से वैन कबीला पहुँच जाता है। वो जाकर उनके सर्वेंट से बोलता है कि मुझे महाराज से मिलना है, तो जल्दी करो। एक सर्वेंट जल्दी से वैन चाओ के पास जाता है और उनसे शू यांग के बारे में बोल देता है। वैन चाओ ये सुनने के बाद बहुत खुश हो गया था और उसने जल्दी से सर्वेंट से कहा कि जाओ जल्दी शू यांग को यहाँ लेकर आओ। वो सर्वेंट जल्दी से जाता है और शू यांग को अंदर भेज देता है। जैसे ही वैन चाओ शू यांग को देखता है तो वो जल्दी से अपनी थ्रोन से खड़ा होता है और वो शू यांग के पास जाता है और बोलता है, क्या पता चला है तुम्हें, जल्दी बताओ मुझे। शू यांग एक डेविल सी स्माइल देता है और बोलता है, महाराज मुझे वो पता चला है जिसे सुनने के बाद आप मुझ पर बहुत खुश होने वाले हो, और कहीं आप इतने खुश हो कि मुझे आधा सेक्ट ही ना दे दें। ये सुनने के बाद वैन चाओ शू यांग की ओर देखता है और बोलता है, अगर तुम्हारी बातें इतनी अच्छी हुई तो मैं ज़रूर ही तुम्हें इसका इनाम दूंगा। इसके बाद शू यांग स्माइल करता है और बोलता है, महाराज मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए, आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए। वैन चाओ एक स्माइल करता है और बोलता है, ठीक है तुम्हें वो मिल जाएगा, अब मुझे जल्दी बताओ। इसके बाद शू यांग वैन चाओ को सब बता देता है कि किस तरह से कुसु का सेकंड प्रिंस अपने ही ओमेगा वाइफ को ट्रीट करता है। वो बस उससे अपने माता पिता के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाता है। ये सुनने के बाद वैन चाओ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, और क्या पता चला है। इसके बाद वैन चाओ शू यांग को और भी काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है कि वांग जी वी यिंग को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है। ये सुनने के बाद वैन चाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि तो ठीक है, तुम एक काम करो, उस वांग जी के ओमेगा को यहाँ लेकर आओ और उसे यहाँ लेकर आने के बाद तुम वांग जी को भी यहाँ लेकर आना। उसके बाद क्या होगा मैं संभाल लूँगा। वैसे भी वो एक ओमेगा है। वैसे मुझे बहुत मज़ा आएगा अगर मैं लैन सेक्ट के सेकंड लैन के ओमेगा को मेरा सेक्स लीव बना लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उन सब लोगों से बदला लूँगा जिन्होंने भी मेरे डैड को मारने के अंदर मदद की थी, उस लैन सेक्ट के दोनों राजकुमारों को भी, क्योंकि उसके माता पिता ने भी मेरे पापा का साथ नहीं दिया था, जिस वजह से उन्हें सज़ा तो देना बनता है। और उस वी यिंग जो कि एक ओमेगा है, उसे तो सज़ा देना सच में बनता है, क्योंकि उसी के पिता ने तो मेरे डैड को मारा था। ये सुनने के बाद शू यांग वैन चाओ की ओर देखता है और बोलता है, महाराज मुझे आपकी हंसी देखकर लगता है कि आपके दिमाग में कोई तो आइडिया आ रहा है। वैन चाओ शू यांग की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद शू यांग वैन चाओ के पास जाता है। वैन चाओ उसे सारी बातें बता देता है। शू यांग की सारी वैन चाओ की सारी बातें सुनने के बाद शू यांग एक स्माइल देता है और बोलता है, वाह महाराज आपने तो सच में बहुत अच्छी चाल चली है। इसके बाद तो लैंड सेक्ट भी तबाह हो जाएगा और वी चंगसे और कैंगसे सेरन के बारे में भी हमें पता चल जाएगा, और उस राजकुमार लैन जो कि इतना अड़ियल है उसे भी हम सबक सिखा सकते हैं। ये बोलकर वो एक डेविल से स्माइल देता है। वैन चाओ शू यांग की ओर देखता है और बोलता है, अब जल्दी जाओ, मैंने जो कहा है उसे करो और उसे लेकर जल्दी ही यहाँ आओ। इसके बाद शू यांग वहाँ से चला जाता है और वैन चाओ वापस अपने थ्रोन पर बैठ जाता है, जहाँ पर उसकी काफ़ी सारी कॉन्क्यूबाइंस थी और वो उन्हीं के साथ अपने नाइट को एंजॉय करने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ जब वी यिंग शावर लेकर बाथरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि वांग जी अभी भी वापस नहीं आया है। इसके बाद वी यिंग फिर आराम से बेड पर जाकर लेट जाता है और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी कोल्ड पॉन्ड के अंदर चला गया था। वो अपने आप को ये सब चीज़ें से सोचने से रोक रहा था। क्या हो गया आज उसे ऐसा कि वो वी यिंग को सज़ा नहीं दे पाया? ऐसा क्यों हुआ उसके साथ? वांग जी अपने इन्हीं विचारों में खोया हुआ था।
कुछ देर तक इसी तरह से कोल्ड पॉन्ड के अंदर रहने के बाद वांग जी वहाँ से बाहर निकलता है और फिर से वो अपने रूम की ओर जाने लगता है। वांग जी जब अपने रूम की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसके ब्रदर लैन सिचन उसे मिलते हैं। लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, गगा कुछ नहीं। तभी लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांग जी मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम गुस्से में ये सब चीज़ें करते हो। वांग जी जो हुआ उसमें वेइंग की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है और हमें सच्चाई भी नहीं पता है पूरी तरह से कि आखिरकार हमारे माता पिता को किसने मारा था। अगर सच में उसके माता पिता ने हमारे माता पिता को नहीं मारा होगा तो सोचो, क्या तुम कभी खुद को माफ़ कर पाओगे? क्या वेइंग तुम्हें माफ़ कर पाएगा? वांग जी अपने ब्रदर की ओर देखता है और बोलता है, नहीं अंकल, कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकते। लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ वांग जी कि अंकल हमसे कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हो सकता है कुछ तो गलत हुआ हो जो शायद अंकल को भी न पता हो। वांग जी सब कुछ जाने बिना ये सब चीज़ें करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें सब चीज़ें पता करनी चाहिए और एक बार तुम वेइंग से बात करो। हो सकता है वेइंग को कुछ पता हो। अगर तुम उससे बात करोगे तो हो सकता है सभी चीज़ें ठीक हो जाएं और शायद तुम फिर वेइंग को हर्ट भी ना करो। लैन सिचन वांग जी को ये सब बोल रहे थे, लेकिन वांग जी का इन पर फिलहाल कोई असर नहीं था। वांग जी अपने ब्रदर को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन वांग जी को जाता हुआ देख रहे थे और बोल रहे थे, वांग जी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ हूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जो कि तुम्हें पूरी तरह से तोड़ दे। जब शायद सच्चाई तुम्हें पता चलेगी वांग जी, तुम खुद को माफ़ भी नहीं कर पाओगे। मुझे पता है जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत है। प्लीज़ वांग जी अपने आप को संभालो और ये सब करना बंद कर दो। कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहने के बाद लैन सिचन भी वापस अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। लैन सिचन जब वापस अपने रूम के अंदर आते हैं तो वो जियांग चैंग को वहाँ गुस्से में बैठा हुआ देखते हैं। लैन सिचन जियांग चैंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ चिंग? जियांग चैंग जैसे ही लैन सिचन को वहाँ देखता है तो वो वहाँ से खड़ा होता है और जाने लगता है। लैन सिचन जियांग चैंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? जियांग चैंग लैन सिचन की ओर देखता है और बोलता है, आपके ब्रदर ने मेरे भाई को बनाकर क्या रखा है? मुझे तो समझ नहीं आता। मेरा भाई है कि वो सब कुछ सह रहा है और आपका भाई है जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस तरह से मेरे भाई को ट्रीट करता है। क्या आप उसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं? लैन सिचन चैंग चैंग की ओर देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वांग जी हमेशा से ही ऐसे रहा है, उसे समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्द ही समझ जाएगा। प्लीज़ तुम मेरी बात का विश्वास करो, वांग जी बुरा नहीं है। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो वो गुस्से में लैन सिचन से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और बोलता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और वो वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन वहाँ खड़े हुए जियांग चैंग को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। फिर वो कुछ देर बाद अपने टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और मेडिटेशन करने लगते हैं। अब हमें शू यांग को दिखाया जाता है। शू यांग वापस लैन कबीला आ चुका था और उसने लैन कबीले के अंदर एंट्री करने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। शू यांग जिंगशी की ओर जा रहा था और बहुत ही मुश्किल से वो जिंगशी के पास पहुंच जाता है। जब उसने जिंगशी के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे बहुत ही ज़्यादा शौक लगा और वो वापस से जिंगशी से दूर हो गया। फिर उसने जब अपने पावर्स का यूज़ किया तो उसे पता चला कि जिंगशी के बाहर एक तलिस्मान का यूज़ किया गया है, जिससे वो जिंगशी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। शू यांग वहीं खड़ा हुआ सब सोचने लगता है कि कैसे वो जिंगशी के अंदर जाए। वांग जी का जो तावीज़ वहाँ लगाया हुआ था उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो इन आवाज़ों को सुनता है तो वो जल्दी से छुप जाता है। वो छुपते हुए ही देख रहा था कि कौन जिंगशी की ओर आ रहा है। जैसे ही शू यांग ने वांग जी को वहाँ आते हुए देखा तो वांग जी को देखते हुए बोलता है, बहुत जल्द लैन वांग जी तुम्हारी इस अकड़ को मैं तोड़ने वाला हूँ। तुम चिंता मत करो वांग जी, तुम्हें जितना भी घमंड है अपनी शक्तियों पर उन सभी को मैं बहुत ही अच्छे से तोड़ूंगा। तुम देखना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ लैन वांग जी।
वांग जी जल्दी से अपने रूम जिंगशी के अंदर चला जाता है। शो यांग फिर वापस से एक बार ट्राई करता है जिंगशी के अंदर जाने की, लेकिन फिर वो जिंगशी के अंदर नहीं जा पाता। वो सोचने लगता है कि वो क्या करे। उसे वी जिंग के जिंगशी से बाहर आने का वेट करना होगा, तभी वो वी जिंग को यहाँ से लेकर जा सकता है। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जब वापस जिंगशी आता है तो वी जिंग को वहाँ सोए हुए देखता है। उसे सोए हुए देखने के बाद वांग जी भी अपने रोप्स को निकालता है और वो वहीं बेड पर लेट जाता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग अपने आइज़ को ओपन करता है तो वो वहाँ बेड पर अकेला ही सोया हुआ था। उसे वांग जी अपने पास नहीं दिखाई देता, क्योंकि वांग जी मॉर्निंग को ही बहुत जल्दी उठ गया था और वो वहाँ से चला गया था। वी जिंग बेड से खड़ा होता है, वो बात लेता है और फिर वो खाना बनाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वी जिंग सारा खाना बना लेता है, फिर वो वहीं जिंगशी के अंदर बैठ जाता है। तभी एक सर्वेंट वहाँ आकर डोर पर नॉक करता है। जैसे ही वी जिंग ने डोर पर नॉक सुना तो वो जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होता है और डोर को ओपन करता है। जब उसने डोर को ओपन किया तो उसने देखा कि वहाँ एक सर्वेंट खड़ा हुआ है। वी जिंग को वो सर्वेंट वो करता है और बोलता है, मैडम लैन, आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है। जैसे ही वी जिंग ये सुनता है कि उसे गुरुजी लैन ने बुलाया है, वी जिंग थोड़ा सा डर जाता है। फिर वो अपने सिर को हाँ में हिलाता है और फिर वो उस सर्वेंट की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। वी जिंग वापस से फिर अपने रूम के अंदर आता है। वो अपने रोब्स को अच्छे से कर लेता है और फिर वो जिंगशी से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वी जिंग जिंगशी से बाहर आया, अचानक से उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वो वहीं नीचे बेहोश हो गया। इसके बाद अब हमें पूरे एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन कबीले में सभी लोग वी जिंग को ढूंढ रहे थे। जैंग चैंग गुस्से में अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था और वो लैन सेशन की ओर देखते हुए बोलता है, आपकी वजह से मेरा भाई कहीं चला गया है, वो मुझे नहीं मिल रहा है, मैं कैसे उसे ढूंढूं। ये सब वांग जी की गलती है, ये सब आपके ब्रदर की गलती है। मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे नहीं पता आप उसे कैसे लेकर आएंगे, लेकिन मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। प्लीज़ मुझे मेरा भाई वापस ला कर दीजिए। लैन सेशन जैंग चैंग को शांत करते हुए बोलते हैं, जैंग चैंग प्लीज़ शांत हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे विंग कहाँ है, वो यहीं होगा, प्लीज़ तुम चिंता मत करो। लैंस चैन जियांग चैंग को समझाने की कोशिश कर रही थी और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी वेइंग को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वेइंग कहीं नहीं मिल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार वेइंग को ढूंढे कहाँ और वो चला कहाँ गया। ऐसे ही वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी को ऐसे लगा जैसे वेइंग वहाँ से चला गया है, उसे छोड़कर चला गया है, वेइंग यहाँ से भाग गया है। जैसे ही वांग जी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि वेइंग भाग गया है, वांग जी और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फिर लैन कबीले से बाहर निकल जाता है और वेइंग को कुसू सिटी के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वेइंग वहाँ भी कहीं नहीं मिलता। वांग जी एक जगह खड़ा हुआ था और वो वेइंग के बारे में पूछ रहा था। तभी एक पर्सन ब्लैक कपड़ों में वांग जी के पास आता है और बोलता है, सेकंड प्रिंस लैन, क्या बात है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतनी बुरी हालत में कैसे हैं, लगता है आपका कोई खो गया है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो। वांग जी उस पर्सन की ओर देखते हुए ये बोल रहा था। तभी वो पर्सन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या बात है, मुझे लगा आप मुझे भूल गए होंगे। वांग जी उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ शुयांग, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो शुयांग। वांग जी गुस्से में शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, शुयांग एक स्माइल करते हुए बोलता है, सेकंड प्रिंस लैन, मेरे लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। वांग जी शुयांग की ओर देखता है और बोलता है, क्या है। शुयांग स्माइल करते हुए बोलता है, वैसे कोई पर्सन लगता है आपको छोड़कर भाग गया है, मुझे लगता है कि वो कहाँ है मैं जानता हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी बहुत ही गुस्से में शुयांग की ओर देखता है और अपनी तलवार को उसके नेक पर रख देता है। और शुयांग जब ये देखता है तो वो बोलता है, ओहो राजकुमार लैन, आपके इसी घमंड को तो मैं तोड़ना चाहता हूँ। अगर आपने ये तलवार नीचे नहीं की तो आप उसे कभी नहीं देख पाएंगे। ये बोलकर वो स्माइल करता है। अब हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल उस प्लेस के अंदर अंधेरा था। एक पर्सन बेड पर सोया हुआ था, उसकी आंखें बंद थी और वो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन कर रहा था। वेइंग जैसे ही अपने आइज़ को ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके चारों ओर ही अंधेरा था। वेइंग ये देखकर बहुत डर जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और अदर साउंड के लिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन। आई नो कि वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन की वजह से
मैं वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी शेयर करूँ। बाय बाय।